Hello everyone, this is CA Keval Mota, and today we are going to start with the new topic that is liability in special cases. Very easy topic, एकदम normal topic है, ठीक है, ज्यादा लोड नहीं लेना इसमें भी, okay. Same like advanced ruling. Let us begin this. अब कई बार क्या होता है जब अपना बिजनेस डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, या फिर अमालगमेट हो जाता है या फिर ट्रांसफर हो जाता है, इन सब केसेस में देयर इज एन एम्बिग्विटी कि भाई लायबिलिटी किस तरीके से डिस्चार्ज की जाएगी। ओके, तो इसीलिए ये चैप्टर का गठन हुआ है, ठीक है। सेक्शन नंबर 85 से लेकर के सेक्शन नंबर 93 तक इसके प्रोविजंस हैं। सो फर्स्ट, दैट इज फर्स्ट टाइप ऑफ लायबिलिटी विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, दैट इज सेल, गिफ्ट, लीज, लीव एंड लाइसेंस, हायर एटसेट्रा। मतलब अगर आपने आपका बिजनेस किसी को सेल आउट कर दिया, आपने किसी को गिफ्ट में दे दिया, आपने लीज कर दिया, ठीक है, मतलब आप बिजनेस चलाओ, मुझे फिक्स एक अमाउंट दे दो, देन लीव एंड लाइसेंस, ठीक है, हायर एटसेट्रा, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर कवर्ड है। ओके, सेक्शन नंबर 85, सेक्शन नंबर 85। अब एक चीज समझना, transfer of business as a going concern is an exempt supply by virtue of notification number 12/2017 central tax rate। ये exemption notification है। ओके, इस केस में exempt रहेगा। क्या exempt रहेगा? ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न। अगर आप बिजनेस नहीं बेच रहे हो पर बिजनेस असेट्स ट्रांसफर कर रहे हो, देन इट इज नॉट exempt। इज दैट क्लियर? ओके, अब जो इंसान बिजनेस ट्रांसफर करता है उसका अनयूटिलाइज आईटीसी ट्रांसफर किया जा सकता है बाय फाइलिंग ITC-02। ओके, अब यहां पर समझते हैं कि लायबिलिटी किस तरीके से आएगी अगर आपने आपका बिजनेस बेच दिया तो। ओके, जो बिजनेस ट्रांसफर करता है हम उसको कहते हैं ट्रांसफरर। क्या कहते हैं उसको? ट्रांसफरर। एंड द वन हु गेट्स दिस बिजनेस इज कॉल्ड एज ट्रांसफरी। ट्रांसफरी। ओके, मतलब मान के चलो कि मैं अपना बिजनेस आपको बेच रहा हूँ। ओके, तो इट इज एज गुड एज मैं अपनी लायबिलिटीज आपके सर के ऊपर डाल रहा हूँ। तो यहां पर जब भी हमारे दोनों के बीच में बिजनेस ट्रांसफर अग्रीमेंट बनेगा, देयर शुड बी अ इंडेमनिटी क्लॉज। इंडेमनिटी क्लॉज क्या करता है, उसका पर्पस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ड्यू डिलिजेंस करते हो ना, ड्यू डिलिजेंस मालूम है, जब दो कंपनीज मर्ज होती हैं, अमालगमेट होती हैं, डी मर्ज होता है, ठीक है, इन सब केसेस में क्या होता है? ड्यू डिलिजेंस होता है। ड्यू डिलिजेंस का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। ओके, मतलब यहां पर क्या देखा जाता है, प्रैक्टिकली मैंने किया है। प्रैक्टिकली इसमें क्या होता है बताता हूं आपको। लास्ट जितने भी साल में ये ऑपरेटिव था बिजनेस, ओके, उस सालों का इनकम टैक्स रिटर्न्स निकाला जाता है, 26 AS निकाला जाता है, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो लायबिलिटीज है वो निकाला जाता है। जितने भी ऑर्डर्स पेंडिंग है, ध्यान से सुनना, जितने भी ऑर्डर्स पेंडिंग है उन ऑर्डर्स का लिस्ट बनाया जाता है, ठीक है। कौन से स्टेज पर पेंडिंग है, अपीलेट अथॉरिटी के पास, ट्राइब्यूनल के पास, किसके पास पेंडिंग है, ये पूरा का पूरा स्टेटस शीट बनाया जाता है। एंड ये स्टेटस शीट मैनेजमेंट को दिया जाता है। अब मैनेजमेंट इस स्टेटस शीट का क्या करता है? ये अपने टैक्स कंसल्टेंट को बताता है। वो क्यों बताते हैं वहां पर? क्योंकि यहाँ पर जो अमाउंट्स है, ठीक है, जो लायबिलिटीज का ऑर्डर पेंडिंग है आपके अगेंस्ट, वहां पर ये लोग अपने टैक्स कंसल्टेंट की सलाह लेते हैं एंड इनको पूछते हैं कि सर, आगे जाके हमको इस मैटर को टेकअप करना है, तो क्या ये मैटर हमारे अगेंस्ट जा सकता है या हमारे फेवर में आ सकता है? तो यहाँ पर अगर उसका टैक्स काउंसलर बोलता है फेवर में आ सकता है, देन तो कोई टेंशन नहीं है। बट अगर अगेंस्ट आ सकता है, देन इंडेमनिटी क्लॉज साइन किया जाएगा। इंडेमनिटी क्लॉज क्या बोलेगा? अगर इन फ्यूचर लायबिलिटी अराइज होती है, देन कंपनी वुड बी लायबल टू इंडेमनिफाई। इंडेमनिफाई मतलब भर चुक, कॉम्पेंसेट करने के लिए तैयार होगा, उसको हम कहते हैं इंडेमनिफिकेशन। ओके, सो अगर बिजनेस ट्रांसफर हो गया, ठीक है, एंड बाद में अथॉरिटी, जीएसटी अथॉरिटी ने लायबिलिटी निकाला। ओके, liability is relating to द पीरियड प्रायर टू ट्रांसफर। ओके, ट्रांसफर के पहले के पीरियड का लायबिलिटी निकाला, बट निकाला आफ्टर ट्रांसफर, देन हु वुड बी लायबल? आंसर इज ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी बोथ वुड बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। जॉइंटली एंड सेवरली का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जॉइंटली एंड सेवरली मतलब क्या? ऐसा नहीं कि दोनों जन 50-50, दिस इज नॉट द केस। जॉइंटली एंड सेवरली मतलब ऑफिसर को जिसके पास से भी रिकवरी करनी होगी उसके पास से करेगा, एंड अगर शॉर्ट पड़ जाती है देन ही विल गो टू द अनदर पर्सन। ओके, लॉजिकली क्या होता है हर केस में? ट्रांसफरी से अमाउंट्स रिकवर किए जाते हैं, ठीक है। मतलब जो करंट बिजनेस होल्डर है, ओके, जिसने ट्रांसफर कर दिया हो, तो उसको पहले नहीं ढूंढेंगे, उसको बाद में ढूंढेंगे, ठीक है ना, एट लेटर स्टेज। सबसे पहले ट्रांसफरी को हंट किया जाता है, पहले ट्रांसफरी से पैसा लो। ओके, ट्रांसफरी से पैसा लो।
अगर ट्रांसफरी से शॉर्ट पड़ता है देन ट्रांसफरर वुड बी लायबल। ठीक है, इसको हम कहते हैं जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी। ओके, जॉइंट एंड सेवरल मतलब दोनों ही लायबल होंगे, पर अथॉरिटी हैज द ऑप्शन कि हम पहले किसको पकड़े। इन जनरल केसेस पहले हमें ट्रांसफरी को पकड़ना होता है। इज दैट क्लियर? सो जॉइंटली एंड सेवरली लायबल, ओके, फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्सेस इंटरेस्ट पेनल्टी ड्यू अप टू द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। ट्रांसफर होने तक मतलब दैट इज प्रायर टू ट्रांसफर पीरियड, उस पीरियड के लिए कौन लायबल है? ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी जॉइंटली एंड सेवरली। नेक्स्ट इज लायबिलिटी अराइजिंग फॉर द पीरियड आफ्टर ट्रांसफर। ट्रांसफर के बाद का पीरियड होगा तो ऑब्वियसली ट्रांसफरी, यहाँ पर ट्रांसफर को पिक्चर में लाना ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लायबिलिटी ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल। अब एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में जो ट्रांजेक्शन है उस भी ट्रांजेक्शन में जॉइंटली एंड सेवरली एजेंट एंड प्रिंसिपल वुड बी लायबल। व्हाई? क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर प्रिंसिपल ने फ्रॉड किया है, बाद में एजेंट को फ्रॉड वाले गुड्स बेचे, तो गवर्नमेंट पहले एजेंट को पकड़ेगी, उसके बाद एजेंट का हाथ पकड़ के वो प्रिंसिपल तक पहुंचेगी। तो यहाँ पर दोनों को ही लायबल कर दिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट वुड फर्स्ट फर्स्ट हंट फॉर एजेंट, सबसे पहले वो एजेंट के पास जाएगी, अगर एजेंट सेलिंग एजेंट है तो। ओके, अगर परचेजिंग एजेंट है, ठीक है, देन पहले प्रिंसिपल के पास जाया जाएगा, देन प्रिंसिपल के थ्रू एजेंट के पास आएंगे। समझ में आ रहा है क्या फ्लो? ओके, तो पहले एजेंट के पास चलेंगे वो लोग। ऐसा लिखा नहीं है पहले एजेंट के पास, एग्जाम में लिख के मत आना, ये जनरल क्लॉज है। एग्जाम में तुमको क्या लिखना है? एजेंट एंड प्रिंसिपल वुड बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। बात खत्म, बात खत्म। ओके, जॉइंटली एंड सेवरल लायबिलिटी हो जाएगी। ओके, मतलब पहले पकड़ेंगे एजेंट को, अगर एजेंट से शॉर्ट पड़ता है देन पकड़ेंगे प्रिंसिपल को। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, ट्रांसफर एज अमालगमेशन और मर्जर। ओके, अमालगमेशन हो रहा है। ओके, सो अमालगमेशन में होता क्या है? व्हाट हैपेंस इन अमालगमेशन? कंपनी ए, कंपनी बी, दिस बोथ फॉर्म्स ए बी लिमिटेड। इज दैट क्लियर? यही होता है ना बेसिकली। ओके, तब यहां पर क्या लिखा गया है? लायबिलिटी इन केस ऑफ अमालगमेशन और मर्जर। ओके, अब यहां पर ये लोग ये लिखते हैं कि अगर डेट ऑफ ऑर्डर कोई लेटर डेट पे आ रहा है, लेटर डेट मतलब बाद में, बट इट इज इफेक्टिव फ्रॉम अ प्रीवियस डेट, इट इज इफेक्टिव फ्रॉम द प्रीवियस डेट। एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। आज है 28 अक्टूबर, सो 28 अक्टूबर को 28 अक्टूबर को एक ऑर्डर पास हुआ कि ए एंड बी दिस बोथ वुड बी अमालगमेटेड विथ इफेक्ट फ्रॉम, ध्यान से सुनना, विथ इफेक्ट फ्रॉम से 1 सितंबर। ठीक है, इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर। तो 1 सितंबर से ये अमालगमेशन को इफेक्ट दिया जा रहा है, बट डेट ऑफ ऑर्डर क्या है? 28 अक्टूबर। ओके, तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर इस कंपनी ने, ए कंपनी ने अगर बी को कुछ बेचा होगा, या बी कंपनी ने ए को कुछ बेचा होगा, ठीक है, मतलब इंटर कंपनी जो ट्रांजैक्शन हुए रहेंगे इस पर्टिकुलर पीरियड के दरमियान, तो इसके लिए कौन लायबल? क्या ए बी लायबल होगा, या ए इंडिविजुअली लायबल होगा, या बी लायबल होगा? क्यों? क्योंकि इन द आइज ऑफ लॉ ए बी इज सेड टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 1 सितंबर। यहां से ए बी अस्तित्व में है। ओके, तो इस पीरियड में अगर ए ने बी को सेल किया रहेगा, या बी ने ए को सेल किया रहेगा, तो क्या ए बी लायबल होगा? आंसर इज नो। जिसने भी सेल किया है, जिसका भी लायबिलिटी है, दैट रिस्पेक्टिव कंपनीज वुड बी लायबल फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। इज दैट क्लियर? यहां पर ध्यान देना, ये इंटर कंपनी के लिए। अगर ये अदर देन इंटर कंपनी है तो ऑब्वियसली जिसने भी बेचा है वही लायबल होगा। समझ में आई बात? ओके, तो यहां पर अपन ने देखा लायबिलिटी इन केस ऑफ अमालगमेशन और मर्जर। नेक्स्ट, कंपनी इन लिक्विडेशन। कंपनी इन लिक्विडेशन वेरी इंपॉर्टेंट। अब कंपनी लिक्विडेट हो रहा है, उसके पास पैसा नहीं है, ठीक है, अभी वो पैसा दे नहीं पा रहा है, उसने क्या किया? लिक्विडेशन के लिए गई। लिक्विडेशन मतलब सारे असेट्स को बेच करके जो भी पैसा आएगा उससे हमारे क्रेडिटर्स को पे होगा, शेयर होल्डर्स को पे होगा, जिसको भी पे करना है उसको पे होगा, इन द स्पेसिफाइड ऑर्डर एज मेंशन्ड इन आईबीसी या जो भी है उसके हिसाब से चलेगा। अब यहाँ पर क्या कहते पढ़ते हैं? रिसीवर और लिक्विडेटर टू गिव इंटीमेशन ऑफ हिज अपॉइंटमेंट टू कमिश्नर विद इन 30 days ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। लिक्विडेटर के अपॉइंट होने के 30 दिन के अंदर अंदर पहले आप कमिश्नर को बताओ। लिक्विडेटर खुद बताएगा कमिश्नर को, क्या बताएगा? कि सर मैं इस कंपनी का लिक्विडेटर अपॉइंट हो चुका हूं, अगर आपको कुछ क्लेम सबमिट करना है, आपका जीएसटी का ड्यूज कुछ बाकी है, तो आप क्लेम लेकर आइए। ओके, हम लोग एक स्पेसिफिक ऑर्डर में आपका भी जो भी अमाउंट रहेगा उसको भी हम लोग रिलीज कर देंगे। ठीक है, सो इंटीमेशन किया किसने?
लिक्विडेटर ने इंटीमेट किया, किसको इंटीमेट किया, कहना ऐसे कमिश्नर को, यस। तो जैसे ही उसको इंटीमेशन मिला उसके, ठीक है, विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच इंटीमेशन द कमिश्नर विल नोटिफाई। 3 months, एक सेकंड ना, लिक्विडेटर को इंटीमेशन कितने दिन में देना है, 30 days में। मैंने गलती से शायद 3 months बोला, तो 30 days में इंटीमेशन देना है, ठीक है। मतलब आज समझो है 28 अक्टूबर, सो 28 अक्टूबर को जब वो अपॉइंट हुआ है लिक्विडेटर, उसके 30 days में मतलब 27 नवंबर तक, इस डेट तक क्या करना है, लिक्विडेटर ने इंटीमेशन देना है, किसको, कमिश्नर को। कमिश्नर को इंटीमेशन देगा कि सर मैं अपॉइंट हो चुका हूं, आई एम अपॉइंटेड, ओके, प्लीज सबमिट योर ड्यूज। तो इस रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन से, ठीक है, मान के चलते लास्ट डे पे हमने उसको इंटीमेट किया, तो यहां से लेकर के 3 महीने के अंदर अंदर, within 3 months from the date of such intimation, the commissioner will notify the liquidator to set apart a sum of money that would be sufficient to discharge tax interest penalty payable by company। उस कंपनी ने कितना पे करना चाहिए मुझे, ठीक है, वो क्लेम जो होता है वो क्लेम सबमिट करेगा कमिश्नर टू द लिक्विडेटर विद इन 3 months ऑफ रिसिप्ट ऑफ इंटीमेशन। क्लियर है? नेक्स्ट, where the private company is not able to clear its dues, ठीक है, जब प्राइवेट कंपनी लिक्विडेट होने के बाद ड्यूज क्लियर नहीं कर पा रही है जीएसटी के, देन एवरी डायरेक्टर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड फॉर विच सच टैक्स इज ड्यू शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। ओके, मतलब जो भी पीरियड में वो लायबिलिटी अराइज हुई है, वो पीरियड में जो भी डायरेक्टर्स थे, ओके, वो डायरेक्टर्स वुड बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर दिस पर्टिकुलर ड्यूज। ओके, मतलब वो लोग जो भी डायरेक्टर है उनको पकड़ेंगे, अगर एक डायरेक्टर से शॉर्ट पड़ा दूसरे से पड़ा तो तीसरे से। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके दिमाग में अराइज होगा कि सर अगर समझो ABCD डायरेक्टर्स हैं, ओके, जो ए है अगर गवर्नमेंट के पकड़ में ए आ गया, ओके, तो ए से रिकवरी करेगी, मान के चलते ए ने पूरा का पूरा दे दिया, तो BCD तो बच गए, पर ऐसा नहीं है। ए वुड फर्दर रिकवर दिस अमाउंट्स फ्रॉम BCD एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, जो भी लीगल प्रोसीजर होगा उसके हिसाब से ए वुड रिकवर फर्दर। मतलब गवर्नमेंट क्या बोलती है कि भाई ए तुम्हारे पास पैसा तुम दे दो, बाद में तुम ABCD से BCD से जब भी रिकवर करना करते रहो, ठीक है, मुझे नहीं मालूम। क्लियर? नेक्स्ट, हाउएवर इफ एनी डायरेक्टर प्रूव्स टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कमिश्नर, ओके, अगर कोई भी डायरेक्टर कमिश्नर को प्रूव कर देता है कि भाई जो भी हुआ है वो मेरे नेग्लिजेंस की वजह से नहीं हुआ है, ठीक है, मेरे इग्नोरेंस की वजह से नहीं हुआ है, ये इन लोगों का ही किया धरा है, मेरा इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है, तो यहाँ पर दैट पर्टिकुलर डायरेक्टर जिसने प्रूव कर दिया ऐसा कुछ, उसको नहीं पे करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, ओके, वही वही कुछ लिखा हुआ है, डायरेक्टर ऑफ सच प्राइवेट कंपनी ड्यूरिंग सच पीरियड विल बी लायबल, the liability would only be relaxed when he proves that such non-recovery of dues is not because of his gross negligence or misfeasance or breach of duty in relation to affairs of the company। मतलब मैंने तो सब ध्यान से किया था, मैंने तो बहुत ध्यान दिया था, पर फिर भी हो गया क्योंकि इन्होंने मुझसे छुपाया, बाकी डायरेक्टर को पकड़ा, मुझे नहीं। ओके, तो यहाँ पर अगर ये प्रूव करता है तो ही इसको रिलैक्सेशन मिलेगा, इसको बचाव मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोवाइजो है ये, वेयर प्राइवेट लिमिटेड इज कन्वर्टेड टू पब्लिक कंपनी, मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है, देन नो सच रिकवरी ऑफ ओल्ड ड्यूज कैन बी मेड फ्रॉम द पर्सन हु वर द डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक कंपनी बन जाता है, देन जो भी डायरेक्टर होंगे, ठीक है, उनको लायबल नहीं माना जाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट इज लायबिलिटी इन केस ऑफ पार्टनर्स ऑफ द फर्म, ठीक है, लायबिलिटी इन केस ऑफ पार्टनर्स ऑफ द फर्म, एकदम नॉर्मल चीज है, पार्टनर्स हो, सब लोग पार्टनर है, ओके, मान के चलते कि अपन दोनों पार्टनर है, ओके, आप और मैं हम दोनों पार्टनर्स हैं, तो यहाँ पर जो भी हमारी पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी होगी उसमें हम लोग दोनों का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट वुड बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। मतलब जो भी पार्टनरशिप फर्म के ऊपर ड्यूज निकलता है उस केस में ऑल द पार्टनर्स वुड बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर सच पेमेंट। ओके, नेक्स्ट, अभी रिटायरमेंट का जो केस है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है उस केस में रिटायरमेंट का जो इंटीमेशन होता है वो आपको कमिश्नर को देना होता है विद इन 1 month ऑफ द रिटायरमेंट। ओके, विद इन 1 month ऑफ द रिटायरमेंट। अगर मान के चलो कि आज 28 अक्टूबर है, ओके, तो आपको 1 महीने में उसको इंटीमेशन देना है, दैट इज 28 नवंबर। क्लियर? यहाँ पर सर 27 नवंबर लिया 30 days के लिए, यहाँ पर 1 month बोला तो 28 नवंबर, एक दिन बढ़ गया। आंसर इज यस, एक दिन बढ़ गया। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर 30 डेज का वर्ड यूज हुआ था, यहाँ पर 1 मंथ वर्ड यूज हुआ। समझ में आ रहा है डिफरेंस? ओके, सो विद इन 1 मंथ ऑफ द रिटायरमेंट आपको क्या करना है, रिटायरमेंट का इंटीमेशन देना है। ओके, अगर आपने टाइम लिमिट में इंटीमेशन दे दिया तो रिटायरिंग पार्टनर वुड बी लायबल फॉर द ड्यूज ऑफ पार्टनरशिप फर्म अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ओके, अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। अगर वो रिटायरमेंट के 1 महीने के अंदर अंदर इंटीमेशन नहीं देता, देन सच रिटायरिंग पार्टनर वुड बी लायबल अप टू द डेट ऑफ टर्मिनेशन, अप टू द डेट ऑफ इंटीमेशन इज इश्यूड बाय कमिश्नर। मतलब जब भी मैं इंटीमेट करता हूँ, ठीक है, मान के चलते हैं अभी ये 1 महीने में देना था पर मैंने 1 महीने में नहीं दिया, से आई हैव गिवन द इंटीमेशन टू द कमिश्नर ऑन से 3rd of January 2022। ओके, तो अब मैं कब तक लायबल रहूंगा, मैं कब तक लायबल रहूंगा, टिल 3rd January 2022, नॉट टिल 28। ठीक है, अगर मैं 1 महीने के अंदर अंदर कर देता हूं इंटीमेशन, देन 28 तक लायबल। अगर 1 महीने में नहीं करता हूं, तो जब तक मैं इंटीमेट नहीं करता तब तक मुझे लायबल किया जाएगा फॉर द पार्टनरशिप फर्म्स का जो भी लाइबिलिटीज एंड ड्यूज अराइज होगा वो। क्लियर? इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, ठीक है, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, एवरी पर्सन वाज द पार्टनर अप टू द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, अप टू द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन होने तक जो कोई भी पार्टनर था वो सारे के सारे पार्टनर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल हो जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, liability of guardians, trustees or agent of a minor or any other incapacitated person। मतलब अगर कोई माइनर है, उसका कोई गार्डियन है, ओके, तो माइनर के बिहाफ पे कोई स्टेट संभाल रहा है, ठीक है, स्टेट बोलो या तो फिर कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल से कि एकदम छोटा सा बच्चा है, ठीक है, उसके पेरेंट्स नहीं, तो उसको संभालने के लिए उसका एक गार्डियन है। अभी गार्डियन क्या करता है, उसको संभालने के लिए एक बिजनेस ऑपरेट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर बिजनेस ने कुछ जीएसटी के डिफॉल्ट किया, तो वहां पर गार्डियन वुड बी हेल्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, इफ द बिजनेस हैज बीन कैरिड ऑन फॉर माइनर और एनी अदर सच इनकैपेसिटेड पर्सन, गार्डियन, ट्रस्टी और एजेंट shall be liable to pay tax, interest और पेनल्टी। क्लियर है? वो बच्चा है, उससे हम क्या लेंगे, माइनर है, इनकैपेसिटेड पर्सन है, तो आपसे लिया जाएगा, दैट इज गार्डियंस। नेक्स्ट इज लाइबिलिटी ऑफ कोर्ट ऑफ वार्ड, ठीक है, कोर्ट ऑफ वार्ड, एडमिनिस्ट्रेटर जनरल, ऑफिशियल, ट्रस्टी और एनी अदर रिसीवर और मैनेजर हु कंट्रोल्स द स्टेट। ठीक है, मतलब समझना इसका, मान के चलते हैं कि एक कोई पर्सन है, ठीक है, अब वो पर्सन का मतलब वो छोटा सा बच्चा है, एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं ना, तो यहाँ पर जो छोटा सा बच्चा है, ओके, उसके नाम पर कुछ प्रॉपर्टी है, स्टेट है, ठीक है, स्टेट मतलब कुछ जायदाद वगैरह है, ओके। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो है मैनेज करना है किसी को, ठीक है, उसका नाम से ऑफिशियल ट्रस्टी है या फिर मैनेजर रखा है या फिर एडमिनिस्ट्रेटर है, जनरल से ऑफिशियल ट्रस्टी है या कोई रिसीवर मैनेजर जो भी है जो कंट्रोल करता है स्टेट को। ओके, so that particular person would be held liable, any person whose business is controlled, ठीक है, business is controlled by administrator general or ऑफिशियल ट्रस्टी और एनी रिसीवर और मैनेजर शैल बी लायबल टू पे टैक्स। मतलब जो इंसान ये सब चीजें कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है स्टेट को, उसको ही लायबल माना जाएगा। नेक्स्ट, इन केस ऑफ डेथ ऑफ इंडिविजुअल, इन केस ऑफ डेथ ऑफ इंडिविजुअल, पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, टर्मिनेशन ऑफ गार्डियनशिप और ट्रस्टीशिप। अगर गार्डियनशिप ट्रस्टीशिप टर्मिनेट हुआ, ओके, इंडिविजुअल का डेथ हो गया या तो फिर एचएफ का पार्टीशन हो गया, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म हो गया, ये सब कुछ भी होता है, देन सेक्शन नंबर 93 वुड बी एप्लीकेबल। लेट अस रीड यहाँ पर क्या लिखा हूं। अब जो सेक्शन नंबर 93 है उसका स्टार्टिंग का वर्ड्स कुछ इस तरीके से, सेव एज प्रोवाइडेड बाय आईबीसी, सेव एज प्रोवाइडेड बाय आईबीसी मतलब जो आईबीसी में प्रोवाइड किया है उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, मतलब पहले वो प्रिवेल करेगा, मतलब उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही ये सब कुछ चीजें चलेंगी इफ आईबीसी वाज एप्लीकेबल। ओके, इट इज इंपेरेटिव टू नोट दैट दिस सेक्शन इज सब्जेक्ट टू आईबीसी प्रोविजन। इन आईबीसी देयर इज अ मेंशन ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर फॉर पेमेंट इन केस ऑफ लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप, डिसोल्यूशन ऑफ एंटिटी, व्हिच गोस एज फॉलोस। सबसे पहले आईबीसी का कॉस्ट दिया जाएगा, ठीक है, इंसॉल्वेंसी हो रही है तो जिन लोगों ने भी सेक्रीफाइस किया, कुछ भी एसेट वगैरह बेचने के बाद जो पैसा आया, उसमें से सबसे पहले आईबीसी का जो कॉस्ट होगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का, उसका कॉस्ट पहले निकाला जाएगा। देन वर्कमैन ड्यूज ऑफ 24 मंथ्स, ओके, देन वेजेस एंड एम्प्लॉइज ऑफ लास्ट 12 मंथ्स, देन अनसिक्योर्ड डेट, उसके बाद अमाउंट पेएबल टू सीजी एसजी इन रिस्पेक्ट ऑफ टू
टू प्रीसीडिंग लिक्विडेशन वाइंडिंग अप डिसोल्यूशन ऑफ द एंटिटी। ठीक है, मतलब 2 साल इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 years प्रीसीडिंग लिक्विडेशन। तो अगर ये साल लिक्विडेशन हो रहा है तो इसके पिछले 2 साल का जो भी ड्यूस होगा दैट वुड बी द प्रायोरिटी। ठीक है, मतलब इन सब के बाद ये प्रायोरिटी होगा। तो अमाउंट पेएबल टू सीजी वुड इंक्लूड जीएसटी ड्यूस, ओके, इनकम टैक्स ड्यूस सब आएंगे इसमें। ओके, अब यहाँ पर एक एक केस समझना। इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द प्रोपरेटर, प्रोपरेटर का डेथ हो रहा है, ओके, अभी उसमें हम ये चेक करते हैं कि क्या बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है। अगर बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है तो फिर जो पर्सन बिजनेस चला रहा है, लीगल हेयर, ओके, या जो भी पर्सन बिजनेस चला रहा है, ही वुड बी फुल्ली लायबल, ही वुड बी फुल्ली लायबल, ओके, पूरा का पूरा ड्यूस उसको पे करना पड़ेगा। और अगर बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है तो जितना भी उसको स्टेट इनहेरिट हुआ रहेगा, ठीक है, जो लीगल हेयर को इनहेरिट हुआ रहेगा उतने के लिए ही लायबल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, पार्टीशन ऑफ एचयूपी और एओपी, एचयूएफ और एओपी। ठीक है, अगर पार्टीशन हो रहा है एचयूएफ तो फिर एओपी का, देन जो भी सब मेंबर्स होंगे, ईच मेंबर और द ग्रुप ऑफ मेंबर्स शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू पे टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी, ओके, ड्यू फ्रॉम द टैक्सेबल पर्सन अंडर दिस एक्ट अप टू द डेट ऑफ पार्टीशन। ठीक है, जब तक पार्टीशन हुआ तब तक के लिए सारे के सारे मेंबर्स, सारे के सारे जो भी थे, वी कैन से ग्रुप ऑफ मेंबर्स, ठीक है, कर्ता देन को पार्टनर, ये सब कुछ लायबल होंगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मैंने आप लोग को ऊपर बता दिया। ठीक है, सारे पार्टनर्स अप टू डेट ऑफ डिसोल्यूशन वुड बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। नेक्स्ट इज टर्मिनेशन ऑफ गार्डियनशिप। अगर गार्डियनशिप टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, मतलब कि अगर माइनर है वो मेजर हो गया, ठीक है, 18 साल 21 साल का हो गया, अब गार्डियनशिप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस केस में क्या लिखते हैं कि इन केस ऑफ गार्डियन इज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑन द बिहाफ ऑफ वार्ड, ठीक है, बिहाफ ऑन द बिहाफ ऑफ वार्ड, अगर वो बिजनेस कर रहा था, ओके, under the trust or on the behalf of beneficiary, then on termination the ward or the beneficiary is liable to pay tax up to the time of such termination. Very important. अगर टर्मिनेशन होएगा तो टर्मिनेशन होने के बाद टर्मिनेशन तक के लायबिलिटी के लिए वॉर्ड या तो फिर माइनर या तो फिर वी कैन से द बेनिफिशियरी वुड बी लायबल फॉर टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी ड्यूज। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है, liability in special cases. That's it for this lecture. Thank you so much. Stay tuned for further videos. Bye bye.